हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष। और देखिए, अब तक इस ज्ञान गंगा चैनल पे मैंने क्या क्या पढ़ाया मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। सबसे पहले मैं ज्योग्राफी स्टार्ट किया था, ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12 का, और पूरी डिटेल से मैंने 30 वीडियो में कवर किया, बाकायदा बहुत ज़्यादा डिटेल से। इसके बाहर आपको जाने की एकदम ज़रूरत नहीं होगी एनसीईआरटी लेवल पे। दूसरी बात, मैं इसकी टॉपिक अगर बताऊं तो सबसे पहला चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी था, दूसरा वर्ल्ड पॉपुलेशन था, तीसरा पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर था, चौथा ह्यूमन डेवलपमेंट, पांचवा प्राइमरी एक्टिविटीज, छठा सेकेंडरी एक्टिविटी, सातवां टर्शियरी एक्टिविटीज एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज़, और उसके बाद देख ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और अगला इंटरनेशनल ट्रेड, और लास्ट ह्यूमन सेटलमेंट। तो 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर को मैंने कवर कराया। उसके बाद मैं फिजिक्स सेक्शन का स्टार्ट किया था, और फिजिक्स में एक एक करके बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मैं आगे लेकर बढ़ा। और सबसे पहले मैं लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया था, उसमें न्यूटन का 3 गति जो दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन तीनों को अच्छे से कवर किया। उसके बाद मैं फोर्स की तरफ आया, फिर फ्रिक्शन को आपको समझाने की कोशिश किया, उसी में आपका प्रेशर कवर कराया, मोमेंटम को कवर कराया, उसके बाद इम्पल्स कवर कराया। तब उसके बाद एक बड़ा टॉपिक ग्रेविटेशन आया, ग्रेविटेशन को बहुत अच्छे से मैं समझाया, कैसा फार्मूला है। साथ साथ मैं न्यूमेरिकल भी कराता जा रहा हूँ फिजिक्स सेक्शन में, ठीक है। ग्रेविटेशन के बाद आप देखेंगे वर्क पावर एनर्जी कराया, वर्क पावर एनर्जी के बाद आप देखेंगे एक बड़ा टॉपिक था आपके सामने साउंड, वो कराया। उसके बाद SHM, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। उसके बाद एक टॉपिक आया था हीट अर्थात ऊष्मा। तो लगभग आपका 8 टॉपिक मैं कवर कराया हूँ फिजिक्स में अब तक। जो बचा हुआ है फिजिक्स का टॉपिक वो होगा एक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट उसी में जोड़ के आ जाएगा, और तीसरा होगा लाइट। इसके बाद ह्यूमन आइज, इससे भी क्वेश्चन कई बार लेंस से पूछ लिया जाता है। तो इतना सारा होने के बावजूद देखिए, बीपीएससी वालों के लिए फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता रहता है। जैसे आप देखते होंगे न्यूक्लियर से खासे तौर पर वो क्वेश्चन उठाते हैं, तो वो टॉपिक फिजिक्स में मैं कवर जरूर करवा दूंगा। उसके बाद जो पॉलिटी का सेक्शन में अभी चल रहा था, पॉलिटी में सबसे पहले मैं 11th एनसीईआरटी पढ़ा रहा था आपको। उसमें से जो टॉपिक करवाए हूँ, सबसे पहले संविधान, क्यों, कैसे, कब बना, कैसे निर्माण हुआ, कैसे संविधान सभा कार्य कर रहा था। दूसरे चैप्टर में बात किया था पूरी डिटेल से भारतीय संविधान में अधिकार, कितने अधिकार आपको दिए गए हैं, ठीक है। बेसिकली 7 अधिकार थे, 6 के बारे में मैं बिल्कुल डिटेल से बताया, क्योंकि 7वां संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। तीसरा टॉपिक आया था आपका चुनाव और प्रतिनिधित्व, इलेक्शन कैसे होता है। फिर उसमें भी बहुत डिटेल से मैं आपको बताया कि कौन चुनाव कराएगा, कैसे चुनाव कराएगा, किसका चुनाव होगा। इन सारी आपकी जो भी जिज्ञासा होगी वो आप देखने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगा आपका। साथ साथ एक बड़ा टॉपिक कवर हो रहा था अभी, कार्यपालिका। इसका 2 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया, एग्जीक्यूटिव का, और आज एग्जीक्यूटिव का ये तीसरा वीडियो होगा। देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहता है, क्योंकि मेंस वाले भी लोग जुड़े हुए, प्री वाले लोग भी जुड़े हुए, तो मैं दोनों मुद्दों को लेके चलता हूँ। साथ साथ ऐसा सामंजस्य बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे किसी को कभी नुकसान ना हो। एक और बात, जब भी मैं ज्योग्राफी को आगे लेके गया तो हमेशा करंट अफेयर्स जो भी अपडेटेड है मैं बताता गया। सरकार की जो भी योजनाएं जहाँ पे जुड़ रही हो जरूर मैंने जोड़ के बताता गया। इसी तरीके से पॉलिटी में भी किया, और इसी तरह से साइंस में तो कोई नया रिसर्च है नहीं। जो फिजिक्स में आएगा वो आपका देखेंगे इसरो और DRDO का जो नया रहेगा करंट अपडेट, वो मैं कराऊंगा। इस चैनल पे सारे एनसीईआरटीज पढ़ाई जाएगी, साथ साथ करंट अफेयर्स का वीडियोज अपलोड किया जाएगा, बाद में मैथ्स रीजनिंग की भी क्लासेस दी जाएगी। तो बहुत ज़्यादा मैं और मेरी टीम कोशिश कर रही है। और जो भी वीडियोज़ की मैं बात कर रहा था अभी, सारे वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, बाकायदा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए एक एक करके आप देख सकते हैं, और आपकी समझ विकसित होएगी कि आप तक वीडियो बनाकर दिया जाए। मेन फोकस है ग्रामीण रूरल क्षेत्र, उनके पास संसाधन का अभाव है। ऐसे में मैं चाहता हूं मैं उन तक पहुंचूं, और जो भी मेरे पास ज्ञान है मैं निस्वार्थ भाव से उनको मैं अर्पित कर सकूं। इसी उम्मीद के साथ मैं चल रहा हूं, और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इसी कड़ी में अब देखते हैं अगला टॉपिक जो भी हमारा है, ठीक है। तो अभी हम कार्यपालिका का ये पार्ट एक्चुअली C होगा, और यही अंतिम पार्ट होगा। अब मैं आपको इसमें जो बचा हुआ टॉपिक है कार्यपालिका में, जो आप पढ़े हो डिटेल से, सबसे पहले कि कार्यपालिका का फंक्शन कैसा होता है। मैं आपको पढ़ाता रहा कि सरकार की 3 अंग होते हैं, जिसमें से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जब आप विधायिका पढ़ोगे, जस्ट इसके बाद वाले लेक्चर में पूरी तरह से आएगा विधायिका, जिसमें आप देखेंगे संसद कैसे काम करता है, संसद के कितने अंग होते हैं, कितने सदन होते हैं, तो सारी बातें मैं करूंगा। उसके पहले राष्ट्रपति आया था, तो राष्ट्रपति के बारे में पूरी डिटेल से देखें। साथ साथ उपराष्ट्रपति के बारे में आया था। एक्चुअली एनसीईआरटी में थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है। एक बार आप प्रोसेस को समझिए, एक बार चैनल को समझिए कि किस वे में आपको पढ़ना है। उसके बाद
मैं क्या करूंगा, जैसे प्रधानमंत्री के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रपति के बारे में आते हैं, गवर्नर राज्यपाल के बारे में आते हैं, तो बाकायदा एक वीडियो राज्यपाल के ही बारे में होगा, पूरा राष्ट्रपति के बारे में, पूरा एक प्रधानमंत्री के बारे में, इस तरह से पूरा एक मंत्रिपरिषद के बारे में। तो उससे क्या होगा, आपका जो अब नॉलेज लेवल रहेगा, पहले आप सिस्टमेटिक समझ लीजिए एक बार, उसके बाद मैं क्या करूँगा, पूरे टॉपिक को बहुत ज़्यादा एलिब्रेट कर दूंगा, तो समझ आपकी बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं ना? तो मैं लगातार 2 वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ और इतना ज़्यादा तेज काम कर रहा हूँ, तो फिलहाल देखता हूँ कहाँ तक मैं पहुँच पाता हूँ। ठीक, तो अब आप मेरे साथ पढ़िए। सबसे पहले प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। देखिए इन दोनों में एक रिलेशन होता है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। रिलेशन ये होता है कि देखिएगा, मंत्रिपरिषद जो होता है उसका प्रधान जो बनेंगे वो होंगे प्रधानमंत्री। तो अब इनको समझिए, मंत्रिपरिषद कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 74। तो सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री लिखा हो तो इन्हीं के बारे में जानिए, कौन होगा प्रधानमंत्री, क्यों बनेंगे प्रधानमंत्री, कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री, क्या इनकी कार्य होगा, हटाया जा सकता है तो कैसे हटाया जा सकता है, कार्यकाल क्या होगा, उम्र की सीमा क्या होगा। इन्हीं क्षेत्रों से जनरली मैं देखा हूँ क्वेश्चन आते रहते हैं। कई बार उम्र को लेकर, जैसे बीपीएससी पिछली बार पूछा था, वहाँ पे कंट्राडिक्शन था। मैं आज क्लियर करूँगा क्या क्या है। अब देखिए कौन हो सकता है प्रधानमंत्री, तो उसका आंसर मैं दे रहा हूँ। संसदीय शासन प्रणाली में कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से। तो संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और ये आपको कल ही बताया था कि सरकार का वास्तविक प्रधान भी कौन होगा, प्रधानमंत्री होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। साथ साथ संसद का सदस्य होना आवश्यक है प्रधानमंत्री को। यदि संसद का, अगर मैं बोल रहा हूँ संसद का सदस्य, इसका मतलब संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर लोकसभा से चुनाव जीत कर आए हैं तब तो ठीक है, और अगर चुनाव नहीं जीत कर आए हैं तो उन्हें राज्यसभा से लेना होगा। अगर राज्यसभा में भी नहीं है, लोकसभा में भी नहीं है, तो भी प्रधानमंत्री बनेंगे, किंतु 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें किसी एक सदन का सदस्यता लेना ही होगा। जैसे आपको अभी बताया कि यदि लोकसभा या राज्यसभा सदस्य नहीं है तो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, किंतु ये ध्यान रहे 6 माह के अंदर अंदर उनको सदस्यता लेना होगा। और ये बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन का हिस्सा रहा है कि कितने महीने के बाद लेना चाहिए, या किस सदन से प्रधानमंत्री आएंगे। दोनों सदन से आ सकते हैं। देखिए अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी को अगर आप देखेंगे तो वो चुनाव जीते हैं, वाराणसी से हैं सांसद, तो इसका मतलब वो लोकसभा चुनाव जीत कर आए। लेकिन अब मनमोहन सिंह को देखेंगे तो उन्होंने चुनाव नहीं जीता, बल्कि चुनाव लड़ा ही नहीं। लेकिन आए कैसे, राज्यसभा से आए, समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं संसद के अंग हुए ना, तभी वो प्रधानमंत्री बने। ठीक है, अब आप देखिए क्यों जरूरी है प्रधानमंत्री, मतलब क्या करेंगे। देखिए मंत्रिपरिषद जो होता है ये क्या है अभी बताऊंगा। मंत्रिपरिषद और संसद के मध्य सेतु का काम करते हैं। सेतु मतलब ब्रिज। अब देखिए इधर अगर मान लीजिए एक पिलर है, दूसरा ये पिलर है, तो इनको बीच जोड़ने का जो कड़ी का काम करेगा वो करेंगे प्रधानमंत्री। साथ साथ आप देखते होंगे कि देश के अंदर जितनी भी बड़े निर्णय लेना हो, जितने भी नीति निर्माता हो, उनका फाइनल डिसीजन पीएमओ अर्थात प्रधानमंत्री और उनके सदस्य ही लेते हैं। तो पीएमओ की बहुत बड़ी भूमिका होती है, मैं उसको बताऊंगा। एक्चुअली एनसीईआरटी में बहुत कम पढ़ना है आप लोगों को, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बताते चल रहा हूँ। अगली बात देखिए कैसे, मतलब कैसे बनेंगे। तो इनका 2 शब्द आता है, इन शब्दों को आप समझिए। एक होता है नियुक्ति और दूसरा होता है निर्वाचन। दोस्त जब भी किसी बार कहीं एग्जाम में या कोई आपसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, चुनता कौन है, तो देखिए नियुक्ति करने का प्रेसिडेंट के द्वारा है नियुक्ति। लेकिन अगर निर्वाचन बोलेंगे तो इनका निर्वाचन एक्चुअली होता नहीं है। निर्वाचन एक्चुअली क्यों नहीं होएगा, क्योंकि ये लोकसभा के सदस्य होते हैं या तो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। जो भी विजेता दल होगा, मतलब अगर देखेंगे इस लोकसभा में टोटल 543 सीट होती है, 2 आपका राष्ट्रपति चुनेंगे, लेकिन 543 में जो बहुमत दल का नेता होगा, बहुमत किसको बोलेंगे, 50% + 1, तो अगर जो बहुमत दल का नेता होगा वही प्रधानमंत्री बनाएगा। समझ पा रहे हैं? अब ये डिपेंड करता है कि वो राज्यसभा से ले ले या लोकसभा से ले ले। अगर नहीं भी है तो सदस्यता दिला के ले ले। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही पीएम बनेंगे। अब देखिए 50% + 1, मैं बता रहा हूँ 272, एक्चुअली कैसे आता है आप समझिए इस बात को। 543 सीटें हैं ना, इसका अगर आप 2 डिवाइड करोगे तो 50% मिलेगा, +1 करना चाहोगे तो इसको कर लीजिए 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब +1 करोगे तो लगभग होगा ना। तो 272 से अगर ज़्यादा सीटें आ जाएगा तो क्या होगा, ये मतलब ये बना लेंगे, 272 नहीं आएगा, सॉरी इतना कुछ आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जिसका मतलब कि क्या हुआ, जिसके पास 272 सीटें हैं वो बहुमत सिद्ध करेगा। समझ पा रहे हैं? और जो बहुमत सिद्ध कर लेगा उसका प्रधानमंत्री बनेगा। अगली बात क्या बता रहा कि राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री हो सकता है, यह अब आपको समझ में आ चुका होगा।
अगली बात बता रहा हूँ कि कार्य क्या होता है इनका। तो देखिए इनका कार्य बहुत ज़्यादा है, मैं कभी इसको अलग से कवर करवाऊंगा, यहाँ पे नहीं होएगा और एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ है। अगली बात देखिए, इनको हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, अविश्वास प्रस्ताव क्या होगा, मान लीजिए विपक्षी दल का कोई अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है कि नहीं इनके पास 272 सांसद नहीं है, ऐसे में अगर नहीं साबित कर पाए प्रधानमंत्री कि मेरे पास 272 है, तो क्या होगा, वो हटा दिए जाएंगे। मतलब बहुमत उनके पास नहीं रहेगा, तो बहुमत जब समाप्त हो जाता है तो अपने आप वो समाप्त हो जाएगा और प्रधानमंत्री वो नहीं रहेंगे, तो हट सकते हैं, बिल्कुल हट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कार्यकाल इनका 5 साल होता है, लेकिन अगर आपातकाल वगैरह की स्थिति होगी तो कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए उम्र, न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, 25 साल। लेकिन दोस्त अगर राज्यसभा से आ रहा है तो उसकी न्यूनतम उम्र 30 साल होगा। ये बीपीएससी क्वेश्चन पिछली बार फंसा दिया था कि 25 होगा या 30 होगा, तो 25 होगा न्यूनतम, अगर बोले तो 25 होगा, और अगर बोले कि ये भी हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। अगर राज्यसभा से आएंगे तो राज्यसभा का सदस्य का उम्र ही 30 साल होता है। जब मैं विधायिका पढ़ाऊंगा तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में ही। अधिकतम उम्र होता है क्या इनका, नहीं निर्धारित किया, कितने भी उम्र हो सकता है। अगली बात देखिए, कुछ 2-4 शब्दावली है, उसके पहले एक बचा हुआ है मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद कौन होंगे, प्रधानमंत्री जो होंगे पीएम, प्राइम मिनिस्टर सहित मंत्रियों के समूह को क्या बोलेगा आप, मंत्रिपरिषद बोलेंगे। ठीक, दूसरी बात, लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होंगे मंत्रिपरिषद। क्यों, क्योंकि ये लोकसभा के सारे क्या होंगे, सदस्य होंगे। अगली बात देखिए, मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। साथ साथ मंत्रिपरिषद का मुख्य नेता या प्रमुख नेता या सर्वोच्च नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री। यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे या इनकी कहीं किसी कारणवश डेथ हो जाए तो उस समय क्या होगा, मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगा, साथ साथ लोकसभा क्या होगा, भंग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ये। अगली बात देखिए, अगर आकार की बात किया जाए मंत्रिपरिषद का, तो आकार क्या होता है, टोटल जितना भी सदस्य है उसका 15%। ठीक है, तो आप देखेंगे कितने सदस्य होते हैं, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था 543 सदस्य होते हैं टोटल। ठीक है, तो इसका अगर आप 15% निकालेंगे तो आएगा 81.45, तो लगभग क्या हुआ, 81 ही मानेंगे। मतलब आप मंत्रिपरिषद, कितने लोगों को अधिकतम आप मंत्री बना सकते हैं। देखिए जो भी चुनाव जीत के आते हैं वो आपका एक्चुअली सांसद है, मंत्री नहीं है। मंत्री बहुत कम लोगों को बनाया जाता है और मैक्सिमम कितना बना सकते हैं, 81 बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं, इससे ज्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते। पहले क्या होता था, लोग बना लेते थे, तो ये सीमा 91 में संविधान संशोधन सन 2003 में जोड़ दिया गया। अगली बात देखिए, मंत्रिमंडल, ये क्या होता है मंत्रिमंडल, सभी मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल बोलेंगे। कितने मंत्री समूह देखेंगे, एक देखेंगे कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा देंगे राज्य मंत्री और तीसरा देखेंगे स्वतंत्र मंत्री। ये तीनों क्या है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। जनरली देखते होंगे जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो सारे कार्यभार में भाग लेता है, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर अटेंड करते हैं। ये जरूरी नहीं है उतना, ठीक है, इनके पावर बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे आप देखते होंगे वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, तो ये सब जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के पार्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए विधानमंडल क्या होता है, कई बार ये कंफ्यूजन में रहते हो आप लोग। देखिए विधानमंडल का अगर अंग बोले ना क्या, तो ये 3 होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, राज्यपाल को भी शामिल कर लेंगे, ठीक, प्लस विधान परिषद और विधान सभा। ठीक है, लेकिन अगर विधानमंडल के सिर्फ सदन बोले तो देखिए 2 ही होंगे, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। विधानसभा आप देखते होंगे 28 राज्य वर्तमान में भारत में है। अब आपको पता होगा 29 था लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो अब 28 बचा। उसके बाद 3 और केंद्र शासित प्रदेश हैं, 3 यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे विधानसभा है, दिल्ली, पुडुचेरी, अब जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद देखिए विधान परिषद, तो विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में दिया गया है। कौन कौन राज्य, क्वेश्चन का हिस्सा होता है कई बार, पहले 7 होता था, अब जम्मू कश्मीर नहीं है, इसलिए मैंने लिख के उसको कट कर दिया है ताकि आपके दिमाग में भी वो कट रहे हमेशा। अब देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना। उड़ीसा इसका प्रस्ताव लाना चाह रहा है लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ है, तो अगर उड़ीसा का कोई ऑप्शन दे तो वो भी अभी नहीं हुआ है पास, तो अभी तक 6 ही है। अगली बात देखिएगा, राज्यपाल के बारे में पढ़ना है कि राज्यपाल अर्थात गवर्नर कौन होगा।
साथ साथ उसकी नियुक्ति कैसे होगी, उसकी न्यूनतम उम्र क्या होगा, उसका कार्यकाल क्या होगा, इन सब बातों को जानना है। इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह से करेंगे। ठीक, न्यूनतम उम्र इनका कितना होगा, 35। आपको बताया था शुरुआत में ही कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर सबकी उम्र कितना, 35 साल होगा। अगली बात, इनका कार्यकाल होता है 5 साल ही होता है, किंतु अगर राष्ट्रपति चाहे तो थोड़ा कार्यकाल इनका बढ़ा घटा सकते हैं। साथ साथ राज्य का संवैधानिक प्रमुख या औपचारिक प्रमुख कौन कहलाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन कई बार आया है। देखिए, संवैधानिक प्रमुख का मतलब राज्य में भी संवैधानिक जो भी गड़बड़ी होता है या संवैधानिक ढांचा है उसको बचाने का काम, उसको देख रेख करने का काम राज्यपाल का है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं संवैधानिक प्रमुख या औपचारिक प्रमुख। अगर यहाँ पे कोई पूछ ले राज्य का वास्तविक प्रमुख तो आपको मुख्यमंत्री बताना होगा। क्लियर। अब देखिए इनकी कार्य और शक्तियां, जिस तरह से आपने राष्ट्रपति की शक्तियां देखा, विधायी शक्तियां, कार्यपालिकीय शक्तियां, साथ साथ वित्तीय शक्तियां, बिल्कुल इसी तरह से इनका भी है। ये भी आपको डिटेल से मैं बताऊंगा। अभी देखिए अध्यादेश ये जारी करते हैं आर्टिकल नंबर 213 से। आपको राष्ट्रपति में मैं नहीं बताया था तो अभी आपको बता दूं, राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल नंबर 123 से। देखिए 123, इसमें क्या करना है, 2 को पहले कर लीजिए, उसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, राज्यपाल के लिए जब गवर्नर के लिए बारी आएगी तो 2 पहले आ जाएगा, 213। समझ पा रहे हैं आप। तो आप याद रखेंगे, राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करेंगे केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे राज्यपाल जारी करेंगे। कब अध्यादेश जारी होता है दोस्त, जब विधानसभा या विधान परिषद दोनों जगह सत्र नहीं चल रहा हो। अगर कोई अध्यादेश लाया गया और सत्र शुरू हुआ, उसके 6 सप्ताह अर्थात 42 डेज के अंदर अंदर उसकी स्वीकृति देनी होगी, अन्यथा यह अध्यादेश खारिज कर दिया जाएगा। क्लियर। अब देखिए अस्थायी कार्यपालिका क्या होता है। अस्थायी कार्यपालिका, ठीक है, अस्थायी कार्यपालिका में देखेंगे कि कार्यपालिका का ही एक अंग होता है। ठीक, उसके बाद देखिए मैं आपको बताया था कि अस्थायी जो कार्यपालिका बेसिकली है ये 2 पार्ट में है। एक हो जाएंगे आपका अस्थायी और दूसरे हो जाएंगे अस्थायी। तो आपको पहले ही समझा दिया कि अस्थायी कौन होंगे, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, पीएम हो सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, ये सारे गवर्नर हो सकते हैं, ये सारे जो लोग होंगे जनरली जिनका चुनाव होता है। और अस्थायी रूप से वो लोग होंगे जो जनरली एग्जाम पास करके आते हैं, ऐसे याद रख लीजिएगा। प्रशासनिक अधिकारी महत्वपूर्ण कार्यकारी अधिकारी होते हैं। प्रशासनिक तटस्थता, इसका मतलब हमेशा ये न्यूट्रल रह के काम करेंगे। ठीक है, किसी भी राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं करेंगे। लाइक आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ये सारे लोग केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं ये। और देखना है कि केंद्र सरकार जनरली आईएएस आईपीएस का कौन चुनेगा, केंद्र सरकार ही चुनते हैं। साथ साथ आप देखिएगा कि इनका कार्य क्षेत्र जो होगा केंद्र स्तर पे भी होगा, राज्य स्तर पे भी होगा, जिला भी स्तर पे भी होगा। तभी तो बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दैट इज डीएम, यहीं से बनते हैं वो। ठीक है, राज्य स्तर पे देखते होंगे जो सचिव वगैरह बनते हैं जनरली यहीं से बनते हैं। केंद्र स्तर पे भी देखते होंगे आप बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ साथ जो काम कर रहे होते हैं, तो आईएएस आईपीएस वो भी क्या रहते हैं, यही लोग होते हैं। तो इसका मतलब कार्य क्षेत्र केंद्र में भी है, राज्य में भी और जिला में भी है। अंतिम बात आपको बताऊंगा कि देखिए जो आपके लिए कल्याणकारी योजनाएं आती है लोगों के लिए, वो उसके निर्माण में भी ये लोग बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये लोग पीएमओ के अंदर बैठते हैं और पीएमओ को मतलब सलाह देने का काम भी करते हैं प्रधानमंत्री को। ये अस्थायी रूप से कार्यरत होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगली जो टॉपिक आने वाला है वो है आपका विधायिका। मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूं, उसमें मिलेगा संसद, वहां पे डिटेल से बताऊंगा। हालांकि देखिए जब आपको अगली टॉपिक जब आने वाला होगा संसद बताऊंगा, तो आपको वहीं पे बताऊंगा संसद का अगर कोई सदन बोले, क्या बोलेगा, सदन, तो आप बोलेंगे 2 होगा, कौन कौन, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। लेकिन अगर संसद का कोई अंग पूछे कि अंग कितना होता है, तो 3 होता है, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। संसद ही अगली टॉपिक में बहुत ज्यादा विधायिका के अंदर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे कि कोई भी कानून बनना है या किसी भी कानून में संशोधन होना है, वो काम संसद ही करेंगे। संसद के तीनों अंगों से वो चीज पास होना होगा और उसमें राष्ट्रपति की भी भूमिका अहम होती है, साथ साथ लोकसभा की भी भूमिका अहम होती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर कोई कानून बनाना है तो विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो अगला जो भी टॉपिक आपका आने वाला है वो है विधायिका, और जस्ट कल ही हम विधायिका पढ़ रहे होंगे। ठीक है, दोस्तों को प्लीज शेयर करते रहिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। ठीक है, धन्यवाद।